जहांदाद से मिलने बहुत से लोग आए थे। कुछ मशहूर सहाफ़ी थे तो कुछ बड़े ओहदेदारान। गर्ज़ मुल्क की अहम शख्सियात उसके घर के मेहमान खाने में मौजूद थीं। सबूर किचन में लगी उनके लिए चाय का बंदोबस्त कर रही थी। ज़रताशा और फलक भी लग गई उसकी मदद कर रही थी कि यकदम फलक किचन में आई। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। रंगत यकदम जर्द पड़ गई थी। चेहरे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नुमायां थे। वो खौफ से किचन के काउंटर से पुष्ट टिकाए बमुश्किल खड़ी थी कि यकदम ज़रताशा की नज़र उसके कांपते वजूद पर गई। क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? ज़रताशा उसकी हालत देखकर काम छोड़ उसके पास आई। कुछ नहीं। फलक यकदम घबराई थी। सबूर की भी निगाह उस पर पड़ी तो वो भी उसके पास आई। क्या हुआ? सबूर ने भी वही सवाल दोहराया। कुछ नहीं। उसने घबरा कर सबूर को भी तकते फ़ौरन कहा कि इतने में जाबिर उसके पीछे अंदर आया। फलक। जाबिर की आवाज़ सुनते ही वो यकदम रोने लगी थी। खुद पर मज़ीद बंद नहीं बांध पाई। जाबिर ने लपक कर उसका चेहरा अपने हाथों में लिया था। ऐसे मत करो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। रोना मत, बिल्कुल भी नहीं। जाबिर ने उसके आंसू पोंछते कहा। मैं रो नहीं रही। उसने सिसकते हुए अपने आंसू पोंछे। उसके हाथ अपने चेहरे पर से हटाए थे। तुम्हारा सब्र तुम्हें ज़रूर फल देगा। जाबिर ने उसकी आंखों में नमी देखकर मोहब्बत से कहा। ताशा और फलक उसे हैरानी से तक रही थी कि आखिर माजरा क्या है। जाबिर, क्या हुआ है? ज़रताशा की हैरत भरी आवाज़ सुनकर वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। कुछ नहीं हुआ। आप तीनों कोशिश करें कि ड्राइंग रूम में ना आए। मैं खुद आकर सब ले जाऊंगा। उसने उन तीनों को ताकीद की। फलक तो वैसे ही अपनी पुश्त काउंटर टॉप से लगाई खड़ी थी। जब सबूर और ज़रताशा महज सर हिलाकर रह गए। वो जैसे आया था वैसे ही जा चुका था। फलक की हालत देख सबूर ने उसको पानी दिया, जिसे उसने फ़ौरन थाम लिया और एक ही सांस में पानी तमाम पी गई। उन दोनों ने मज़ीद उससे कुछ पूछना ज़रूरी नहीं समझा और वो दोनों वापस अपने काम में मसरूफ़ हो गए। डाइनिंग हॉल में तमाम लोग बैठे जहांदाद की मिजाज पुरसी के लिए आए थे। जाबिर भी वहीं बैठा था कि यकदम जूस की ट्रे थामे वो अंदर आई थी। सामने बैठे शख्स को देखकर यकदम उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था। इससे पहले कि उसके हाथ से ट्रे गिरकर टूटती, जाबिर फ़ौरन ट्रे थाम चुका था। जाबिर उसकी कैफियत समझ सकता था, इसीलिए उसे सहारा देकर जल्दी से वहाँ से निकाल गया, नहीं तो सब बिगड़ जाता। उसके इतने सालों की मेहनत बिगड़ जाती। मुकाबिल बैठा शख्स जो एक मशहूर सियासी पार्टी में अहम मकाम रखता था, चौंका तो वो भी था। सामने से आती उस लड़की को देखकर, पर पहचान नहीं पाया। चेहरा उसका खासा शनासा सा था, पर उसे लगा शायद उसे ऐसे ही लगा है, और वो अपनी तवज्जो दोबारा बाकी सब की बातों की तरफ मबजूल कर गया। जाबिर खामोशी से सबको जूस सर्व करने के बाद फलक के पीछे दौड़ा था। तमाम मेहमान जा चुके थे। जाबिर जहांदाद को उसके कमरे में छोड़कर पहले फलक के पास गया था, जो खामोश सी सर घुटनों पर रखे गुमसुम सी बैठी थी। जाबिर को अपने सर पर खड़ा पाकर उसने निगाहें उठाकर उसे तका। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी तबाह होकर रह गई। उसने नम निगाहें झुकाकर कहा। पागल हो तुम क्या? क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी को? जाबिर ने हंस कर कहा। तबाह होकर रह गई है तुम्हारी ज़िंदगी। उसने अफसोस से उसे तकते हुए कहा। ऐसा कुछ भी नहीं। उसने उसके हाथ थामे थे। ऐसा ही तो है। ताशा तुम्हारी महबूब बीवी तुम्हें माफ़ नहीं कर पा रही। तुम उसके बेवफा हो। तुम उसकी नज़रों में बेवफा हो। पर जाबिर, यकीन मानो, तुम मुझे वक्त पर बता देते तो मैं कभी इस सब के लिए राज़ी ना होती। उसने मुजरिमों की तरह सर झुकाए कहा। फलक, ये सब नसीब की बातें हैं, इनमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम इंसान तो अपनी मर्जी से अपनी पलक तक नहीं झपक सकते, तो कुछ और तो करना दूर की बात है ना। जाबिर ने अपनी एक उंगली उसकी ठोड़ी के नीचे रखकर उसका सर ऊंचा किया था। तुम कुछ भी कह लो, पर मेरी मनहूसियत तुम्हें भी लिपट गई है जाबिर, उसने कुर्ब से कहा। ऐसा कुछ भी नहीं, महज तुम्हारी खुद साख्ता सोचें हैं। जाबिर ने उसे तकते पुरयकीन लहजे में कहा। जाबिर, मुझे सोना है, सर दर्द कर रहा है। उसने अपने सर को हल्का सा दबाते कहा। दवा ली तुमने? उसने उसके हाथ हटाए धीरे धीरे उसका सर अपने हाथों से दबाना शुरू किया। नहीं। नम आंखों से उस मेहरबान चेहरे को देखा उसने। चलो अच्छा किया, मैं सर दबाऊंगा, थोड़ी देर तो खुद ही दर्द गायब हो जाएगा। वो उसका सर दबाता मुस्कुराते हुए बोला। जाबिर, फलक ने उसे तकते हुए सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। उसने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तुम्हें ताशा से बहुत मोहब्बत है ना? उसने उसे तकते हुए कहा। मोहब्बत तो मुझे तुमसे भी है, उसने नरमी से कहा। नहीं, गलत। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं, महज हमदर्दी है। उसने अपनी रोशन आंखें उसके चेहरे पर गाड़ी थी। फलक, ऐसा कुछ भी नहीं। हम जिस रिश्ते में हैं ना, वहाँ महज हमदर्दी के संग नहीं चला जा सकता। जाबिर ने उसके सर को छोड़कर उसके गालों पर हाथ रखे।
फिर भी मैं यही कहूँगी जाबिर, मेरी वजह से आज तुम्हारी मोहब्बत तुमसे रूठ गई है। उसकी आंख से एक खामोश आंसू लुढ़क कर गिरा था। मैं फिर भी यही कहूँगा, कुछ भी तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। वो उसके आंसू पोंछता, अपने लब उसके माथे पर रखता, उसे अनमोल कर गया था। मुझे नींद आ रही है, तुम जाओ, आज तुम्हें ताशा के पास होना था। उसने उसे याद दिलाया, तुम सो जाओ पहले। उसने उसे लिटाकर उस पर कंफर्टर दरुस्त किया। नहीं, तुम जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं फ़ौरन सो जाऊंगी। फलक ने उसे ज़बरदस्ती उठाकर भेजा तो वो ताशा के रूम में आया था, जो मन्नत को सीने से लगाए लेटी थी। उसने बेड के करीब आकर सर ताशा पर झुका कर देखा तो वो जाग रही थी। उसके झुकने से यकदम उसके कंधे पर हाथ रखती उसे खुद से दूर कर गई। क्या कर रहे हो? धीमी आवाज़ में कहा गया। कुछ नहीं, बस चेक कर रहा था कि तुम सो रही हो या जाग रही हो। उसने उसे तकते संजीदगी से कहा। तुमने कहा था ना तुम आज रात यहीं सोने आओगे, तो तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। उसने उठते हुए अपना दुपट्टा अच्छे से अपने कंधों पर फैलाते हुए कहा। क्या मैं इतने बड़े इंकशाफ पर मर जाऊं? वो जज्बों से चूर लहजे में कहता ताशा की हथेलियां भिगो गया। फजूल ना बोला करो हर वक्त, उसने मुंह बनाकर कहा। यकदम जाबिर ने उसे कलाई से थाम कर खड़ा किया था। वो यकदम सटपटाई और उसे घूर कर तका था। टीचर साहिबा, ना फजूल बोल सकते हैं ना फजूल कुछ कर सकते हैं। ये तो भाई सरासर गलत बात हुई, कुछ तो रियायत कीजिए। उसने उसके माथे से अपना माथा टकराया था। जाबिर प्लीज़। उसने खुद को आज़ाद करवाना चाहा। नामुमकिन सी बात है, आपने खुद ही मुझे आज एक मौका दिया है। मौका देने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैंने हमारे ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी है तुम्हें। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं छोड़ी थी। तो तुम मुझे ऐसा कौन सा मौका दे रही थी? जाबिर का यकदम मूड बिगड़ा था। उसने कड़वे लहजे में पूछा। ये साबित करने का मौका दे रही थी कि तुम मुझे बता सको कि तुम मुझे वापस मेरी खुशियाँ लौटा सकते हो। इस बात का मौका दे रही थी कि तुम वापस सिर्फ तन्हा मेरी तरफ लौट कर आ जाओ। वो आंखों में नमी लिए दुख भरे लहजे में गोया हुई। तुम्हारी खुशियाँ मैं लौटाना चाहता हूँ तुम्हें, हमेशा से, पर तुम अपनी खुशियाँ वापस लेना ही नहीं चाहती। और रही तन्हा लौट कर वापस आने की बात, तो ये नामुमकिन है। जाबिर ने उसके गाल सहलाते नर्म लहजे में कहा। मुझे बटा हुआ शख्स नहीं चाहिए जाबिर खान। उसने उसकी आंखों में अपनी भीगी नम आंखें गाड़ कर कहा। ताशा जो है जैसा है कबूल कर लो ये सब। जिंदगी हो तुम मेरी। फिर क्यों की तुमने फलक से शादी? फिर क्यों की तुमने फलक से शादी? वो अपना सर उसके सीने पर रखती नम लहजे में बोली। क्योंकि मुझे उसकी ज़िंदगी बचानी थी, क्योंकि मुझे उसे नई ज़िंदगी देनी थी ताशा। और मेरा क्या जाबिर, मेरी ज़िंदगी का क्या? उसने कुर्ब से पूछा था। माफ़ कर दो मुझे ताशा, बेबसी से कहा गया। कैसे माफ़ कर दूं? उसकी आंखों से दो आंसू टूट कर जाबिर की शर्ट में जज्ब हुए। ताशा तुम नहीं जानती, फलक ने बहुत कुछ सहा है। उसने उसे खुद से दूर करते उसके गालों पर हाथ रखते बेताब लहजे में कहा। मैं नहीं जानती फलक ने क्या कुछ सहा है, पर तुम तो जानते हो ना जाबिर कि मैंने क्या कुछ सहा है। फिर से शिकवा हुआ। अल्लाह ना करे ताशा, तुम या दुनिया की कोई भी लड़की कभी वो सब कुछ देखे या सहे जो फलक ने देखा और सहा है। उसने उसके माथे पर लब रखते हुए बेकरार लहजे में कहा। ऐसा क्या सहा है उसने जो जाबिर खान के लिए ताशा से ज़्यादा अहम हो गई? वो ऐसे क्या दुख देख लिए उसने कि जाबिर खान ने ताशा से नज़रें फेर ली? उसने उसके वजीद चेहरे पर बेकरार से अंदाज में हाथ फेरा। जाबिर खान के लिए कभी भी कोई ताशा से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता, मगर कभी हालात हमें मजबूर कर देते हैं ना। मुझे नहीं सुनने ये मजबूरियों भरे बहाने। बरसों बाद वही लाड उठाता ज़िद्दी लहजा। ये बहाने नहीं, हकीकत है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मजबूर था, पर कोई और था ताशा जो बेहद मजबूर था। अपनी मजबूरी इंसान नज़रअंदाज कर सकता है, पर किसी और की नहीं। उसकी आंखों में तकते एक जज्ब से कहा गया। जाबिर, मैं मार डालूंगी इन तमाम मजबूरियों को जो तुम्हारे और मेरे दरमियान हाइल हो गई हैं। वो यकदम उसको कॉलर से थामते हुए सिसकते लहजे में बोली थी। मैंने तुम्हें मौका दिया है, लौट आओ मुझ तक वापस। ये ना हो कि देर हो जाए। जैसे तुम चाहती हो ताशा, वैसे मेरी वापसी नामुमकिन है। वो संजीदगी से कहता उसको हाथ देकर बिठा गया था। उसने गर्दन मोड़कर उसे अफसोस से देखा। तुम कहते हो उसने बहुत कुछ सहा है, पर मैं कहती हूँ कि वो कुछ भी सह कर आ जाए, मैं उसके साथ तुम्हें कबूल नहीं कर सकती। उसने जांचती नज़रों से उसके तासुरात तकते हुए कहा। रात बहुत हो गई है ताशा, सो जाओ। वो उसकी बात काटते हुए उठा था
اور بیڈ کی باہنی سائڈ پر لیٹ گیا۔ وہ بھی خاموشی سے اٹھتی کمرے کی لائٹس آف کر کے سونے کی غرض سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی تھی۔ جابر جب شام میں واپس اپنے دوست کے فلیٹ پر آیا تو فلک کو بے ہوش دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ اس نے اسے ہاسپٹل لے جانا بہتر سمجھا اور پھر وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا۔ اس نے فلک کے لیے رینٹ پر فلیٹ لے لیا تھا اور اسے وہاں لے کر گیا تھا۔ زندگی گزر رہی تھی رفتہ رفتہ۔ جابر ہر مہینے کے اختتام پر کراچی 3 دن کے لیے چلا جاتا۔ وہ بہانہ ہمیشہ کام کی مصروفیت کا بناتا۔ جابر کے والد صاحب، جن کے پشاور کے ایک گاؤں میں بہت زمینیں تھیں جن میں گنے کی فصل اگتی تھی، پہلے تو انہوں نے گاؤں میں ہی ایک گڑ بنانے کا کارخانہ بنا لیا تھا جسے علاقائی لوگ گانڑے کہتے تھے، اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا کاروبار پشاور شہر کی طرف منتقل کرنا شروع کر دیا اور چینی کی ملز بنا لی۔ جہانداد کو خاندانی کاروبار میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ جابر کے والد کا جب انتقال ہوا تب جابر کی عمر 7 سال کی تھی اور وہ کاروبار سنبھالنے کے قابل نہیں تھا۔ اور پھر جہانداد کی دلچسپی صحافت کی طرف تھی۔ جب تک جہانداد اور جابر کی ماں زندہ تھی تو جہانداد تنہا ہی چلا جاتا تھا شہر۔ جانا اور اس کی ماں پشاور رہتے اور کاروبار اس نے کچھ بھروسہ مند ملازمین کے حوالے کر رکھا تھا۔ جب جابر بڑا ہوا اور اس کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے خود ہی جہانداد سے بات کر کے کاروبار میں دلچسپی کا اظہار کیا، اور جہانداد کو اس کی دلچسپی میں کوئی برائی بھی نہ دکھی اور اس نے اسے اجازت دے دی۔ جابر کی زندگی پرسکون گزر رہی تھی۔ وہ کبھی کراچی میں ہوتا تو کبھی پشاور۔ اپنا کام وہ بہت بہتر طریقے سے انجام دے رہا تھا، پر اچانک فلک کے ٹکرانے سے بہت کچھ مشکل کر گیا تھا۔ اس نے اس دارالامان کے حوالے سے تمام باتیں جہانداد سے بھی ڈسکس کی تھی۔ فلک کے بارے میں وہ سب کچھ چھپا گیا تھا۔ کیوں چھپا گیا تھا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ خیر، وقت بیتتا گیا۔ جابر فلک کو نفسیاتی امراض کے ڈاکٹرز کے پاس لے جانے لگا۔ رفتہ رفتہ فلک کی حالت میں بہتری آنے لگی۔ فلک کا 8واں مہینہ چل رہا تھا اور آج بھی فلک کی زبان پر ایک ہی بات تھی، اسے یہ بچہ نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے گناہوں کی نشانی نہیں چاہیے تھی۔ جابر اسے ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا پر وہ اپنی بات سے نہ مکرتی۔ کبھی کبھی عروسہ اور ریشمہ بھی فلک سے ملنے آ جاتی تو ان کی بھی اس کو یہی ہدایات ہوتی، پر فلک وہیں اٹکی پڑی تھی۔ اسے نہیں چاہیے تھا وہ بچہ۔ سب بدل گیا، پر اپنے وجود میں پلتے وجود کے لیے فلک کا دل نہ بدلا۔ وہ دن بھی آ گیا جب اس معصوم بچے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ جابر بے چین اور بے قرار سا کھڑا تھا۔ گائنی وارڈ کے باہر کھڑے وہ فلک کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اور پھر فلک نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا جو ہو بہو فلک کی پرچھائی تھی۔ جابر کو اس معصوم پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا، پر فلک کی حالت سنبھلتے ہی اس نے اس کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا اور جابر محض اس کی شکل دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی، شاید اپنی اولاد کو اپنے سینے سے لگانے کو، پر یہ کیسی تڑپ تھی کہ اس نے اپنی بیٹی کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ بچی کافی کمزور تھی، اس وجہ سے اسے 3 دن نرسری میں رکھا گیا۔ فلک کو تو کوئی ہوش ہی نہ تھا، پر جابر نے ہی اس کا نام دعا رکھا۔ پر 3 دن بعد جب دعا اپنی ماں کی ناراضگی کو سمجھتی یہ دنیا چھوڑ کر رخصت ہو گئی تو جابر کی آنکھ سے چند آنسو گرے تھے۔ 3 دن وہ اس بچی کے آگے پیچھے پھرتا رہا تھا، نرس سے اجازت لے کر اسے دیکھ کر اپنے دل کو سکون دیتا۔ اسے ان 3 دنوں میں اس سے بہت زیادہ انسیت ہو گئی تھی، پر خیر جو اللہ کو منظور۔ فلک کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بالکل خاموش ہو گئی، اس نے کچھ نہ کہا۔ اب فلک پہلے سے کافی بہتر تھی، وہ ایک مضبوط عورت تھی۔ جلد ہی وہ ان سارے اندھیر لمحوں سے خود کو نکال لائی تھی۔ جہانداد کی ٹیم نے اس دارالامان کا خلاصہ کر دیا تھا۔ پوری دنیا کے سامنے اس دارالامان کے چند سربراہان ایکسپوز ہو چکے تھے۔ بہت سی زندگیاں تو شاید تباہ ہو چکی تھیں، پر بہت سی تباہ ہونے سے بچ گئی تھی۔ جابر نے فلک کو آگے اپنی تعلیم کنٹینیو رکھنے کا کہا۔ وہ اسے ایک انڈیپینڈنٹ ویمن بنانا چاہتا تھا۔ فلک کے لیے اس نے ایک ملازمہ اس کے ساتھ رکھ دی تھی جو ہر وقت اس کے پاس رہتی، اور جابر خود اپنے گاؤں والے گھر جا چکا تھا۔ وہ روز آفس جانے سے پہلے 1 گھنٹے کے لیے اس کے پاس ضرور جاتا تھا۔ فلک اب پچھلے سالوں سے کافی بدل گئی تھی۔ وہ حقیقتاً ایک مضبوط عورت تھی۔ وہ خود پر شوخی اور شرارت کا خوبصورت خول چڑھا گئی تھی۔ جابر کی بھی وہ ٹانگ کھنچائی کرنا اپنا مشغلہ بنا چکی تھی۔ جابر کو لگا تھا کہ اب وہ پرسکون زندگی گزارے گی، پر ایک دن جب وہ اس سے ملنے آیا تو فلک کو بہت بری حالت میں درد سے تڑپتے پایا۔ وہ درد برداشت کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی، پر درد اس کی برداشت سے باہر تھا۔
जाबिर उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने फौरी तौर पर ऑपरेशन करने का कहा। उसको अपेंडिक्स का दर्द था। उसका ऑपरेशन हुआ। वो 3 दिन हॉस्पिटलाइज रही। वो उसे घर लाया। 10 दिन पूरे होने को आ गए थे कि वो बिस्तर पर थी। जाबिर उसकी दवाएं चेक कर रहा था कि बेल बजी। मुलाजमा एक लड़के को साथ अंदर लाई जो फलक के साथ पढ़ता था। वो बड़ा बेताब सा था फलक की तकलीफ देखकर। वो फलक को हर दूसरे दिन पूछने आने लगा। आखिरकार जाबिर ने तंग आकर फलक से पूछ ही लिया कि ये रोज़ क्यों आता है। तो फलक ने मुंह फाड़ कर जवाब दिया, मुझे क्या पता, मौत पिटा क्यों आता है यहाँ। वो चिड़ी थी। ओहो बॉस, मुझे तो कोई और ही सीन लगता है। जाबिर ने आंखें मटकाकर उसे चिढ़ाने को कहा। जाबिर, ऐसा कुछ भी नहीं, और तुम सब जानते हो मेरे बारे में, फिर भी ये सोच रहे हो कि ये अपने कदमों पर जमा रहेगा। मैं सोच रही हूँ कि ये दोबारा आया तो मैं इसको तमाम हकीकत बता दूँ, फलक ने बेजारियत से कहा। और अगर सब हकीकत जानकर भी वो अपने अल्फाज से पीछे ना हटा तो, जाबिर ने आस दिलाई। जाबिर खान, नामुमकिन सी बात है, फलक ने तल्ख लहजे में कहा। क्यों नामुमकिन सी बात है? कोई ऐसा मर्द भी तो हो सकता है ना जो सब जानते हुए भी तुम्हें अपनाने से ना हिचकिचाए। जाबिर संजीदगी से बोला। ऐसा कोई मर्द नहीं जो ऐसी औरत को कबूल करे जिसका दामन छलनी छलनी हो, फलक ने बेजारियत से कहा। कोई तो होगा यार, इतनी बड़ी दुनिया है, कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें कबूल करेगा खुशी खुशी, जाबिर ने मुस्कुरा कर कहा। तुम करोगे मुझसे शादी? फलक ने यकदम उसे आईना दिखाने को कहा। एक पल को तो जाबिर सटपटाया, फिर कुछ सोचकर हामी भर गया। हाँ करूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं फलक, पर तब जब तुम खुद पर तरस खाना छोड़ दो। वो उसे देखते मजबूत लहजे में गोया हुआ। मैं मजाक नहीं कर रही तुमसे, उसने उसे बावर कराया। मैं भी मजाक नहीं कर रहा। अभी चलता हूँ, कराची से सीधा आया हूँ, लेट हो गया हूँ काफ़ी ऑफिस से, पर सोचा पहले तुम्हें देख लूँ, जाबिर ने मुस्कुरा कर कहा और उठकर चला गया। फलक हैरत ज़दा सी बैठी रही। जाबिर को कराची वापस गए 2 महीने होने को आ गए थे। उसने सोचा सबको बगैर बताए सरप्राइज़ दूंगा, पर जब वहां पहुंचा तो वहां के तो मंजर ही बदले हुए थे। ताशा दुल्हन बनी बैठी थी, पर वो सिसक सिसक कर रो रही थी। किसी औरत की आवाज़ उसके कान में पड़ी तो वो हैरत ज़दा रह गया। देखो ज़रा बेचारी लड़की, रोए नहीं तो अब और क्या करे, बारात जो वापस लौट गई है इसकी, अब ऐसी लड़कियों को कौन अपनाता है। औरत की बात सुन उसके जिस्म से शरारे फूटने लगे। वो जहांदाद को ढूंढता उसकी तरफ लपका। इससे पहले कि वो जहांदाद को कुछ कहता, जहांदाद ने उसके आगे हाथ जोड़कर जिस ख्वाहिश का इजहार किया था वो जाबिर के कदम जकड़ गई। उसकी नज़रों के सामने 2 महीने पहले का मंजर लहराया जब उसने फलक को कहा था कि वो उसे अपनाएगा, पर अब ये सब नहीं। वो ताशा की ज़िंदगी तबाह कर सकता था और ना ही फलक की। भाई ये क्या कह रहे हैं आप, ऐसा नहीं कर सकता मैं, उसने माथे पर आया पसीना साफ करके लाचारगी से कहा। क्यों नहीं कर सकते, क्या कमी है ताशा में, साथ पले बड़े हो तुम दोनों, एक दूसरे को खूब समझते हो। जहांदाद ने उसे समझाना चाहा। भाई आप समझने की कोशिश करें, मैं नहीं कर सकता ताशा से शादी, उसने बिखरे हुए लहजे में कहा। जाबिर खुदा का वास्ता है तुम्हें। जहांदाद ने एक बार फिर उसके आगे हाथ जोड़े। जाबिर अपने भाई के जुड़े हाथ देकर हार मान गया। कुछ ही देर में जरताशा और जाबिर का निकाह हो गया था। लोगों के मुंह मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए थे, पर काफ़ी हद तक बंद हो गए। जरताशा को जाना जाबिर के कमरे में ले गई थी। रात के न जाने कौन से पहर में जब जाबिर कमरे में आया तो वो दुल्हनापे के रूप में बैठकर सिसक रही थी। जाबिर के दिल को कुछ हुआ था। वो भला कैसे अपनी ताशा की आंखों में आंसू देख सकता था। ताशा क्या हुआ यार, वो यकदम उसके पास उसके कदमों में आकर बैठा था। जाबिर मेरी शादी टूट गई। जाबिर मैंने तो उससे कॉल पे बातें भी की थी। जाबिर मुझे तो उससे थोड़ी थोड़ी मोहब्बत भी हो गई थी, फिर भी वो लोग बारात छोड़कर चले गए। वो रोते हुए न जाने क्या कुछ कह रही थी और जाबिर महज अपने दांत कचकचा कर रह गया। तुम्हारी शादी नहीं टूटी बल्कि मुझसे हो गई है, पागल। जाबिर ने उसे कंधों से थाम कर उसका रुख अपनी सिमत किया था, पर होनी तो उससे चाहिए थी ना। वो फिर सिसकी। ताशा इधर देखो, रोना बंद करो, इधर मेरी तरफ देखो। जाबिर ने उसके गालों पर हाथ रखते उसका रुख अपनी जानिब किया। सुर्ख भारी कामदार आंचल सरक कर कंधों पर आ गया था। बिंदिया उलट कर पीछे जा चुकी थी। जाबिर उसके सरापे को बेखुदी के आलम में तकने लगा। यकदम जाबिर को एहसास हुआ उसके दिल ने एक बीट मिस की है। उसका दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा है। अजीब सा एहसास था जिसे शायद वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था।
वो जो फूट फूट कर रो रही थी। जाबिर के हाथ अपने गाल पर देखकर यकदम उसके हाथ खुद से दूर झटक गई। जाबिर का फसूं यकदम टूटा तो उसने हैरत से उसे तका। ये क्या हरकत है, दूर रहो मुझसे। ताशा ने उसे खुद से इस कदर शिद्दत से दूर झटका था कि जाबिर महज उसे देख कर रह गया था। ताशा उठो, चेंज करके आओ, उठो। जाबिर ने उसे उठाना चाहा पर उसने एक बार फिर खुद से दूर झटका था उसे। ओके, तुम खुद उठो, उसने नरमी से कहा। दूर रहो, नहीं चाहिए मुझे किसी की भी हमदर्दी, ठीक हूँ मैं ऐसे ही, ताशा ने गुस्से से कहा। और जाबिर महज उसे देख कर रह गया था। वो उसे अपनी पुराने वाली ताशा से बहुत ही मुख्तलिफ लड़की लगी थी उस वक्त। ताशा, मैं क्यों तुम्हारे साथ हमदर्दी करूँगा, उठो, उसने उसे प्यार से तकते हुए कहा और उठने को कहा। वो मुझसे कैसे मोहब्बत भरी बातें करता था ना। ताशा ने फिर से सकते हुए एक नया इंकशाफ किया जो जाबिर को खासा गिरां गुजरा, पर वो बर्दाश्त कर गया। वो उसकी कैफियत और हालत समझ सकता था। ताशा उठो, रोना बंद करो यार। जाबिर ने बाजू से थाम कर उसे उठाते हुए रोने से रोका। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो रोने से, फजूल इंसान, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा। क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो इस तरह फूट फूट कर रो रही हो, जाबिर ने उसको बाजू से दबोच कर पूछा। दर्द की शिद्दत से वो रोना भूलकर हैरत से जाबिर को देखने लगी। छोड़ो, क्या कर रहे हो, उसने भीगे लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ जो इस तरह मातम कर रही हो, चिढ़े हुए लहजे में पूछा गया। मातम? क्या अब मैं रो भी नहीं सकती? मेरी शादी टूटी है जाबिर। उस शख्स से मैंने 1.5 महीने तक मैसेजेस और कॉल्स पर बातें की हैं। मुझे वो अच्छा लगता था और वो लोग शादी छोड़कर चले गए। वो अपनी बात के इख्तिताम पर एक बार फिर रोने लगी। ताशा, मैं क्या कहूँ अब तुम्हें, उसने नासमझी से सर खुजाया। जिंदगी में पहली बार जाबिर खान के पास अल्फाज न थे ताशा को तसल्ली देने के लिए। कुछ ना कहो तुम, मर जाओ कहीं जाकर। वो उसके सीने पर अपनी हथेली रखती उसे खुद से 2 कदम दूर करती वॉशरूम में बंद हो गई और अब उसके रोने की आवाज़ वॉशरूम से बाहर तक आ रही थी।